नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत के दूसरे अध्याय जो एक कहानी है उसने कहा था को पढ़ रहे हैं। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिनके बारे में हमने जाना था कि केवल 3 कहानियां लिखकर यह साहित्य जगत में अमर हो गए थे। यह जयपुर के निवासी थे। हमने इनकी शिक्षा के बारे में जाना था। उसके पश्चात यह जाना था कि इन्होंने कई प्रकार की वृत्तियां की, संपादन किया, जैसे काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा जो पत्रिका निकलती थी उसका संपादन इन्होंने किया। उसके पश्चात और कई क्षेत्रों में आपने अपनी लेखनी चलाई। यह कहानी, प्रस्तुत कहानी, उसने कहा था कई मामलों में अद्वितीय है। यह हिंदी कहानी के लिए एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो हम कहानी को यदि फिर से याद करें कि हम कहानी के कितने हिस्से तक पहुंच पाए थे, तो हम याद करते हैं कि कहानी के प्रथम हिस्से में हमने यह देखा था कि कहानी अमृतसर की गलियों में चलती है। लहना सिंह जो 12 वर्ष का लड़का है और एक लड़की जो आगे चलकर सूबेदारनी बनती है, 8 वर्ष की लड़की है, उसे बचाता है और उसके पश्चात पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़की धत कहकर भाग जाती है। उसके पश्चात एक दिन अर्थात कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। महीने भर बाद जब फिर लड़का पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई है, तो उसकी आशा के विपरीत उत्तर आता है हाँ, हो गई है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि दृश्य बदल जाता है। दृश्य बदलने के पश्चात हम यह देखते हैं कि एक फौजी दस्ता जिसमें लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, बोधा सिंह है, हजारा सिंह है और कई सैनिक हैं जो फ्रांस में हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ जर्मनी वालों से। उस लड़ाई में अभी भारतीय सैनिकों को शामिल होने का मौका नहीं मिला है। ये लोग इस चर्चा को जारी रखते हैं कि काश लड़ाई होती तो शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती। ये हमने दूसरे दृश्य में देखा था। तीसरे दृश्य में लप्टन साहब का आगमन होता है। जो लप्टन साहब इसके यानी लहना सिंह के फौजी दस्ते में शामिल नहीं रहते हैं, बल्कि कोई जर्मन सेना होता है जो लप्टन साहब की वेशभूषा में आता है और यहाँ के सारे सैनिकों को नीचे भेज देता है और उसके पश्चात इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कई प्रकार के जुगत में लग जाता है। किंतु लहना सिंह ने अपनी बुद्धिमानी से लप्टन साहब को मौत के घाट उतार दिया और इसी क्रम में लहना सिंह को चोट भी आई। उसके जांघ पर एक गोली लगती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है और जर्मन सेना जो आगे आते रहती है, पीछे से भारतीय सैनिक उस पर धावा बोल देते हैं। जर्मन सेना लगभग 70 की संख्या में होते हैं, उन सबों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इसी क्रम में लहना सिंह और ज़्यादा घायल हो जाता है। हम लोग देखते रहते हैं कि बोधा सिंह जो कि सूबेदारनी का लड़का है, उसकी तबीयत खराब होती है। अब आगे हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है। आइए पढ़ते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर की खाई वालों ने सुनी थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँचा। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में
घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 15 हमारे सैनिक की भी मृत्यु हुई थी उस युद्ध में। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधनी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। हमने भी बात की कि बोधा सिंह की तबीयत खराब थी। वह ज्वर में अर्थात बुखार में अनाप शनाप कुछ बोल रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। अब आप कहानी के पुराने हिस्से को याद करें, या फिर कहानी के आगे भी यह आपको देखने को मिलेगा कि सूबेदारनी कुछ वायदा करवाती है लहना सिंह से। वह कहती है कि जिस प्रकार तुमने बैलगाड़ी से मेरी रक्षा की थी जब मैं 8 वर्ष की थी, उसी प्रकार मेरे पति और बोधा की भी रक्षा करना, यानी मेरे बेटे की रक्षा करना। यही वह चिट्ठी में लिखने के बारे में बता रहा है कि मेरे बारे में भी यह बता देना कि उन्होंने अर्थात सूबेदारनी ने जैसा कहा था मैंने वैसा किया है। आइए आगे देखते हैं। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी उसे घाव बहुत गहरा था, लेकिन वह दिखा नहीं रहा था। घाव इतना गहरा था कि उसने जो पट्टी बांधी थी, तर होने का मतलब भीग रहा था, वह खून से भीग रहा था। और उसने वजीरा सिंह से कहा कि मुझे पानी पिला दे। मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वो स्मृति फिर से उसे याद आ रही है जो अमृतसर की बाजार में उसके साथ घटित हुआ था। जैसा कि लेखक लिखते हैं कि जब मृत्यु सामने आती है तब बचपन से लेकर अभी तक की घटनाएं बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती हैं, और उसे याद आ रहा है कि वह अमृतसर के बाज़ार में है और कई जगहों पे, जैसा कि कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अलग अलग महीने भर तक यह चलता रहा कि अलग अलग जगहों पर दोनों मिलते थे, अकस्मात मिलते थे, और यह एक ही प्रश्न पूछता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? और उसका जवाब
धत्त के रूप में निकलता था। किंतु एक दिन जब उसने कहा कि हाँ हो गई है, तो उसे क्रोध हुआ। क्यों हुआ, इसका पता लेखक ने पाठक के मन पर छोड़ा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये हम समझें। आगे देखते हैं। वजीरा सिंह, मुझे पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए, फिर स्मृति उसकी 25 वर्ष बाद की दिख रही है। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौजी लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, यानी हजारा सिंह। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप। अब उन दोनों में मुलाकात होती है। अमृतसर की मुलाकात के बाद 25 वर्ष के बाद यह मुलाकात हो रही है। मुझे पहचाना? नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला दे। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है, स्वप्न चल ही रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की घघरियाँ पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी जिया नहीं। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। मुझे याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में
घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। और यहाँ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। आप इस पूरी कहानी में महसूस करेंगे कि पूरी कहानी आपको बांधे रखती है। दृश्य भले बदलते रहते हैं किंतु ये कहानी एक क्रम में चलती रहती है। आपको यह कभी महसूस नहीं होता कि कहीं भी उबाऊपन इसमें है। एक निश्चल प्रेम की यह कहानी थी लहना सिंह, जिसमें मृत्यु को प्राप्त होता है किंतु उसने जो वायदा सूबेदारनी को किया था वह उसने निभाया। इस प्रकार उसकी यह परिणति होती है। आइए अब इस पाठ के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास को। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हमने देखा है कि कहानी 5 भागों में बटी हुई है। पहला भाग अमृतसर का है, जिसमें वो लोग मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है। दूसरा भाग उस फौजी दस्ता का है जहां युद्ध करने ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं और सिपाहियों में हंसी मजाक चल रहा है। तीसरे में हम देखते हैं कि लेफ्टन साहब का आगमन होता है, जो कि दरअसल एक जर्मन सेना होता है। उस लेफ्टन साहब की वेश में आता है और वह इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार की जुगत में लगा रहता है, किंतु लहना सिंह अपनी बुद्धिमानी से लेफ्टन सिंह को मौत के घाट उतारता है और अपनी पूरी टोली को बचाता है। चौथे भाग में हम देखते हैं जर्मन सेना से मुठभेड़ होता है, जिसमें जो 70 जर्मन इन लोगों के खंदक की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उनसे हमारी सेना निपटती है। और 5वें भाग में लहना सिंह घाव से पीड़ित रहता है और उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ सारी याद आती रहती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि हम युद्ध का वर्णन पाठ में देखें तो पाठ के 3 हिस्सों में युद्ध का वर्णन मिलता है। जहां सिपाहियों में हंसी मजाक चल रहा है वहां युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। लेफ्टन साहब का जब आगमन होता है तीसरे भाग में, वहां भी युद्ध होता है। लेफ्टन साहब और लहना के बीच भी युद्ध होता है। और चौथे भाग में हम देखते हैं कि जर्मन सेना से मुठभेड़ होता है। तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। हम देखते हैं कि लहना प्रतिदिन एक ही प्रश्न करता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? किंतु उसे उत्तर मिलता है, नहीं धत। लेकिन जैसे ही उसे उत्तर मिलता है, हाँ कल हुई है, तो आप याद करें कहानी के उस हिस्से को जिसमें लहना सिंह नाराज़ हो जाता है और जब घर की ओर चलता है तो एक कुत्ते को मारता है, एक नहाई हुई औरत से टकराता है, अंधे का खिताब पाता है, फिर गोभी वाले के टोकरी में दूध उड़ेल देता है और कई प्रकार की ऐसी घटनाएं उसके साथ होती हैं जो यह दिखाती हैं कि वह अंदर से बहुत दुखी है। तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त हुई थी। तीसरा प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? चूंकि यह पूरी कहानी फ्रांस में है और वहाँ भारत से जो सैनिक लड़ने के लिए गए हैं युद्ध में, वहाँ की महिलाएं इन लोगों को राजा कहती हैं और ये कहती हैं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे वजीरा जिस व्यक्ति की बात कर रहा है वो मैम हैं जो फ्रांस की हैं
और वो यह बताती है कि तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इसीलिए मेरे राजा हो। और हमने कहानी में देखा था कि वह इसे सिगरेट पीने भी कहती है, किंतु फिर यह बताता है कि सिख सिगरेट नहीं पीते। ये सारी घटनाएं उसी समय की हैं। अगला प्रश्न, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? कहानी में जब लप्टन साहब को वह धराशायी कर देता है, यानी एक तरह से बेहोश कर देता है, तो वह कहानी सुनाता रहता है कि मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था और वह कहता था कि जर्मन लोग बहुत विद्वान हैं, उन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण कर ली है और वेदों से उड़ने की कला सीख गए हैं। जब जर्मन लोग आएंगे तो यहाँ गौ हत्या बंद कर देंगे और इस प्रकार की बातें। ये सारी चर्चाएं लहना सिंह लप्टन साहब को सुनाता रहता है, जो कि वास्तव में एक जर्मन सैनिक था। अगला प्रश्न, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। इस कथन की पुष्टि करें। इस कहानी में हम देखते हैं कि लहना सिंह उस लड़की को बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, केवल मुलाकात होती है, केवल 2-4 वाक्य बातचीत होती है, किंतु फिर भी जब वह सूबेदारनी बनकर उसके सामने आती है और उससे जब यह वचन लेती है कि जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, मेरे बेटे की और पति की भी रक्षा करना, तो आप देखेंगे कि वह एक दायित्व ही तो है, जिस दायित्व के चलते उसने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन उस दायित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाते हुए उसके बेटे की और पति की उसने रक्षा की। और बुद्धि की बात करें तो जब लप्टन साहब उसके सामने, यानी जर्मन सेना लप्टन साहब के वेश में जब उसके सामने आते हैं, तो वह बुद्धि से किस प्रकार एक सैनिक को नीचे भेजता है उनको वापस आने के लिए, और खुद उस लप्टन साहब से निपटता है। तो ये दोनों जो हैं, दायित्व बोध लहना सिंह का और बुद्धि, दोनों ही वास्तव में स्पृहणीय अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं। अगला प्रश्न, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यदि इस प्रसंग की बात करें तो यह प्रसंग कहानी के अंतिम हिस्से में आता है, जब लहना सिंह घायल अवस्था में एक तरह से मृत्यु के पास होता है। वजीरा सिंह के पैर पे उसका सर है और वह याद करता रहता है अपने बचपन को, कैसे वह अमृतसर में मिला, इसकी चर्चा है। फिर कैसे वह 25 वर्ष बीत गए और 25 वर्ष के पश्चात वह सूबेदारनी से मिलता है। ये सारी चीज़ें उसे याद आती रहती हैं, सारी बातें। यहाँ यह कहा गया है कि मृत्यु जब आती है तो बचपन से लेकर अभी तक की सारी स्मृतियाँ एकदम साफ हो जाती हैं, यानी सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। यह बिल्कुल सही कहा गया है। जैसा कि कहानी में भी हमें देखने को मिलता है कि लहना सिंह वो सारी चीज़ें याद करता रहता है, अमृतसर की गलियों से लेकर और युद्ध तक, युद्ध आने से पूर्व जब वह सूबेदारनी से मिलता है उस वक्त तक की सारी घटनाएं उसे एक एक करके याद आते रहती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। पाठ में भाषा की बात के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाएं और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहला शब्द है जल। यदि इसका हम विशेषण बनाएंगे तो बनेगा जलीय। इसका यदि वाक्य हम बनाएं तो यह जलीय पौधा है। धर्म, अगला शब्द धर्म से हम विशेषण बनाएंगे तो धार्मिक, जैसे आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। नमक, नमक से नमकीन। विलायत से
विलायती। अब मैं यह आप पर छोड़ता हूँ, इसके वाक्य आप बनाएंगे। मैं शब्दों से विशेषण बनाता हूँ। फौज से फौजी और किताब से किताबी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखें। समानार्थी जैसा कि शब्द से इंगित हो रहा है, समान अर्थी अर्थात समान अर्थ वाले। तो सबसे पहला शब्द है मुर्दा। इसके लिए हम लाश का भी इस्तेमाल करते हैं, मृतक का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला है लहू। इसके लिए रक्त अथवा खून, ये दोनों शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। घाव, घाव के लिए उपयुक्त शब्द जख्म है। झूठ, झूठ के लिए असत्य। चकमा, चकमा का अर्थ होता है धोखा देना, तो चकमा का समानार्थी धोखा है। चिट्ठी, चिट्ठी जो कि आप अब नहीं लिख पाते हैं, चिट्ठी का दूसरा शब्द है पत्र। घर, घर के लिए यदि उसके समानार्थी शब्दों को देखें तो गृह या आलय भी कहते हैं घर को। राजा, राजा के लिए समानार्थी शब्द नृप है, नृप। और रचना के लिए आप देखते हैं आपके पाठ के पूर्व रहता है कृतियाँ, तो कृति भी रचना के लिए समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर इन वाक्यों की प्रकृति बताएं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है अथवा कौन सा संयुक्त या फिर मिश्र वाक्य है। जैसे पहला वाक्य है राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। यह एक सरल वाक्य है। इसमें आश्रित उपवाक्य चूंकि कोई नहीं है और एक भी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा दूसरा उपवाक्य नहीं है, अतः यह एक सरल वाक्य है। अगला है परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अब यहाँ देखेंगे 2 वाक्य मिले हुए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात और से जुड़े हुए हैं। जैसे परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, तो यहाँ यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। अगला कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अब देखें यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें आश्रित उपवाक्य है और वह जुड़ा हुआ है की से, जो यहाँ प्रच्छन्न है अर्थात छुपा हुआ है। जैसे आप देखें कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तो कहती है के पश्चात की यहाँ पे छुपा हुआ है, अतः यह एक मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। अब यहाँ और आया है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जैसे ही समुच्चय बोधक अव्यय और हम देखें तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। अब यह एक सामान्य वाक्य है जिसे सरल वाक्य भी हम कहते हैं। और अंतिम, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, यह भी सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों की प्रकृति बताएं। तो आप यह जानते होंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में रखा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो संस्कृत से सीधे सीधे हमारे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। तद्भव जिनका रूप संस्कृत से प्राकृत में बदला और प्राकृत के पश्चात फिर हिंदी में बदला,
वह तद्भव है। देशज अर्थात ऐसे शब्द जो हमारे आसपास क्षेत्र विशेष में निर्माण किए गए देशज, और विदेशज अर्थात बाहर से आए शब्द, अरबी, फारसी ये शब्द जो होते हैं, या अंग्रेजी, ये सारे शब्द जो हैं वो विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। आवाज़, यह विदेशज शब्द है। कयामत, यह भी विदेशज है। आंसू, यह एक तद्भव शब्द है, तत्सम से बना हुआ। दही, यह भी एक तद्भव शब्द है। बिजली, यह भी तद्भव है। क्षय अर्थात क्षरण होने वाला, जिसका क्षरण हो, यह एक तत्सम शब्द है। बेईमान, यह एक विदेशज शब्द है। सोते अर्थात स्रोत, यह एक तद्भव शब्द है। बावलियों, यह एक देशज शब्द है। खाद, यह भी देशज है। सिगड़ी अर्थात अंगीठी जिसको हम कहते हैं, जलाकर तापने वाला, यह एक देशज शब्द है। और बादल, यह वारिद शब्द से बना है। संस्कृत में वारिद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, तो वारिद से बनने वाला शब्द बादल, अतः यह तब तत्सम से रूप बदल कर बना है, अतः यह एक तद्भव शब्द है। तो आपने देखा कि हमने उसने कहा था कहानी को पूरा पढ़ लिया है। हमने रचनाकार के बारे में जाना, फिर पूरी कहानी हमने पढ़ी, उसका अर्थ हमने समझा। चूँकि यह कहानी 5 भागों में बटी हुई थी, तो हमने प्रत्येक भाग को अच्छे से समझा, और उसके पश्चात पाठ में आए अभ्यासों को भी हमने बनाने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा, और आप घर पर इसे स्वयं भी बनाने का प्रयास करें, इसके अभ्यास को। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो और 2 कहानियाँ हैं जिनसे वो हिंदी जगत में अमर हुए, उन्हें भी आप निकाल कर पढ़ने की कोशिश करें अपने शिक्षक की सहायता से। बहुत बहुत धन्यवाद।